हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं असगर कमाल आपके साथ लेकर आया हूँ क्लास 8 की हिस्ट्री, जिसमें हम राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 के बीच जितनी भी डेवलपमेंट हुई थी उस चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। आइए फिर से शुरू करते हैं अध्याय 12 को और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने इसमें प्रीवियस वीडियो में कर चुका था, जिसमें हमने देखा था छोटी छोटी संगठन बनने की शुरुआत हो गई थी 1851 से 52 के समय में, और कैसे कैसे छोटी छोटी संगठन तो बनी लेकिन वो रीजनल स्तर पे ही स्थिर रह गई। वो बहुत सारे जगह पे फैल नहीं पाई। फिर उसके बाद फाइनली 1885 में यानी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी राष्ट्रीय कांग्रेस की संगठन बनती है, जो कि 1885 में बनती है। और वहाँ से कैसे शुरुआत होती है, हमारे देश में कैसे राष्ट्रवाद का जन्म होता है, उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश की थी। तो आइए शुरू करते हैं फिर आगे। चलिए शुरू करते हैं। कुछ अंग्रेज विद्वानों जैसे विलियम जोन्स, मैक्स मूलर आदि ने शोध एवं उत्कलन के बाद प्राचीन भारतीय संस्कृति के समृद्ध एवं बहुमूल्य धरोहरों को उजागर करने का सफल प्रयास किया। यूरोपीय विद्वानों ने वेदों, उपनिषदों आदि की व्याख्या से यह साबित करने का प्रयास किया कि भारतीय आर्य उसी मानव शाखा के लोग हैं जिनसे यूरोपीय जातियाँ उपजी है। इससे भारतीय में जो कुठाग्रस्त थे आत्मविश्वास जगा। शिक्षित भारतीयों ने अपनी पुरानी परंपरा, रीति रिवाजों एवं सामाजिक प्रथाओं का पुनः परीक्षण करना शुरू किया। इन लोगों ने भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने का भी प्रयास किया। उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में जब भारत में राष्ट्रवादी विचार एक आकार लेने लगा, तभी ICS अब IS में भर्ती होने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई, ताकि भारतीय शिक्षित युवक परीक्षा में शामिल ही न हो सके। तो देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ जो अंग्रेजी विद्वान हो यानी स्कॉलर्स लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जैसे विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, ये लोग शोध यानी कि कुछ सर्च किए और उनसे ये पता चलता था कि प्राचीन भारतीय संस्कृति और धरोहर जो थी हमारे देश की, उसको बताने की कोशिश की है ये लोग। और इससे ये पता चला कि यूरोपीय विद्वानों ने वेदों यानी वेद जो आई थी और उपनिषदों आदि की व्याख्या से यह साबित करने का प्रयास किया कि भारतीय आर्य उसी मानव शाखा के लोग हैं जिससे यूरोपीय जातियाँ भी उपजी है। तो ये चीज़ बताने की कोशिश की। कैसे उस तरीके से आते आते भारत में जब राष्ट्रवादी विचार एक आकार लेने लगी यानी एक शेप लेने लगी, लोगों में फैलाव होने लगा, राष्ट्रवाद के बारे में जानने लगा, तो ICS को अब ICS उस समय था जो कि अब IS बोलते हैं। उस समय ICS में भर्ती होने की आयु घटाकर यानी 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई, क्योंकि ताकि भारतीय शिक्षित युवक जो थे, जो नौजवान जो शिक्षित थे भारतीय, वह परीक्षा में शामिल ही ना हो सके यानी शामिल नहीं हो सके। इस चीज़ के लिए इन्होंने क्या किया, 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया। ठीक है। भारतीय शस्त्र अधिनियम बनाकर भारतीयों को नियंत्रित एवं प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। देखिए कैसे भारतीय शस्त्र अधिनियम बनाकर भारतीयों को यानी कंट्रोल किया गया और प्रताड़ित किया गया यानी एक्सप्लॉइट किया गया। इन कार्यों ने अंग्रेजों के प्रति असंतोष को बढ़ावा दिया। कई राजनीतिक संस्थाओं का जन्म हुआ एवं सरकार विरोधी आंदोलन चले। ये सब जितनी भी कार्य हुई, जो भी अधिनियम बनाकर ये प्रताड़ित कर रहे थे या नियंत्रित करने यानी कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे, उसी में क्या हुआ, लोगों के बीच अंग्रेजों के प्रति असंतोष को बढ़ावा दिया गया। कई राजनीतिक संस्थाओं का जन्म हुआ
यानी बहुत सारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था उस मतलब वो बनी, और सरकार विरोधी आंदोलन चली, यानी सरकार के विरोध में आंदोलन चलाए गए, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे अधिनियम बनाकर ला रहे थे जिससे क्या कर रहे थे, यानी हर चीज़ों पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। कौन? तो अंग्रेज थे। लॉर्ड रिपन ने जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया। इसने इल्बर्ट बिल के माध्यम से भारतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी वही शक्तियाँ तथा अधिकार प्रदान किए जो यूरोपीय न्यायाधीशों को मिले हुए थे। देखिए, लॉर्ड रिपन, याद रखना है, लॉर्ड रिपन वही थे जो जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया, यानी कि जाति यानी कास्ट के आधार पे अगर कोई जस्टिस दे रहा है तो उसको यानी दूर किया, यानी ख़त्म किया। और एक इल्बर्ट बिल, याद रखना है, इल्बर्ट बिल एक लेकर आए थे, और ये इल्बर्ट बिल के माध्यम से भारतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी वही शक्तियाँ तथा अधिकार प्रदान किया, यानी वही पावर दिया गया और वही राइट्स दिया गया जो यूरोपियन न्यायाधीशों को मिले हुए थे। यानी जो यूरोपियन न्यायाधीश थे, जो उनके पास पावर थी, वही पावर भारतीय को भी मिली। कौन से बिल के थ्रू? तो इल्बर्ट बिल के थ्रू। और ये किसने लाया था? तो लॉर्ड रिपन के समय में आई थी। ठीक है, यह व्यवस्था यूरोपियों को पसंद नहीं आई और इन लोगों ने इल्बर्ट बिल का संगठित विरोध किया। और यह व्यवस्था जो था, जो इल्बर्ट बिल था, जिस बिल के द्वारा क्या किया जाता था कि जो यानी यूरोपियन न्यायाधीश को जितनी अधिकार और पावर मिलती थी उतना ही अधिकार भारतीयों को मिलती थी। और ये यूरोपियों को अच्छा नहीं लगा कि भारतीय जो हैं उनको भी यूरोपियन के ही बराबर में मतलब पावर दिया जा रहा है या अधिकार दिया जा रहा है। तो इसके खिलाफ उन्होंने, इल्बर्ट बिल के खिलाफ उन्होंने संगठित विरोध किया। फलतः वायसरॉय को यह बिल वापस लेना पड़ा। इसके बावजूद क्या हुआ, वायसरॉय जो थे उनको क्या हुआ, बिल को यानी रिटर्न वापस लेना पड़ा। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीयों को यूरोपियों के बराबर दर्जा हासिल नहीं है। और यह बात से यह सिद्ध हो गया, यानी प्रूव हो गया कि भारतीयों जो है वो यूरोपियों के बराबर दर्जा हासिल नहीं है। यानी क्योंकि जो जस्टिस करने का हक था, जो पावर था, जो राइट्स जो यूरोपियन के पास था, वही पावर तो इंडियन के पास भी इल्बर्ट बिल के थ्रू दिया गया था। लेकिन इल्बर्ट बिल को यूरोपियन ने इतनी बहिष्कार किया को वायसरॉय को वह बिल को वापस लेना पड़ा। और इसके कारण क्या हुआ कि भारतीयों को यूरोपियों के बराबर दर्जा हासिल नहीं हुई। साथ ही साथ संगठित विरोध के बाद सरकार किसी निर्णय को वापस लेने पर बाध्य हो सकती है। इस प्रकार उपरोक्त सारे कार्यों और परिस्थितियों ने राष्ट्रवादी भावना के साथ एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को अपरिहार्य बना दिया। फलतः 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुल दास कॉलेज के हॉल में भारत के विभिन्न भागों से आए 72 प्रतिनिधियों के द्वारा की गई। तो याद रखना है, ये सब के बावजूद देखे कैसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया, फिर इल्बर्ट बिल लाया, और जैसे ICS की एग्ज़ाम थी उसको कैसे इन्होंने, अंग्रेज़ ने कैसे एज को यानी 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी थी। तो ये सब चीज़ को देखते हुए क्या हुआ, ये सब परिस्थितियों के बावजूद राष्ट्रवादी भावना एक तरह से जगता है हमारे इंडियन लोगों में, और इस तरीके से राष्ट्रीय संगठन की भी आवश्यकता थी। उस समय पे 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। कहाँ होती है? तो बम्बई में गोकुल दास कॉलेज के हॉल में भारत के यानी विभिन्न राज्य यानी विभिन्न जगह से 72 प्रतिनिधियों यानी 72 डेलीगेट्स के द्वारा यानी एक हॉल में बैठकर और एक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम क्या दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो याद रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 की स्थापना की गई, जो कि बम्बई के गोकुल दास कॉलेज के हॉल में, जिसमें 72 प्रतिनिधि यानी शामिल थे।
कांग्रेस के शुरुआती नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, RC दत्त और 1 साल बाद शामिल होने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे पढ़े लिखे और दूरदर्शी व्यक्ति थे। इन नेताओं ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए एओ ह्यूम जैसे अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी को अपना मुख्य संगठन कर्ता बनाया। तो इसमें बताया जा रहा है कांग्रेस के शुरुआती नेताओं में जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, RC दत्त और 1 साल बाद शामिल हुए कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे पढ़े लिखे यानी दूरदर्शी व्यक्ति। इन नेताओं ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए एओ ह्यूम जैसे यानी एओ ह्यूम जिसको फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बोलते हैं, यानी राष्ट्रीय कांग्रेस का जो जन्मदाता जिसको बोलते हैं एओ ह्यूम को, और ये यानी अंग्रेजी अधिकारी थे जो कि यानी रिटायर्ड अधिकारी थे। इनको मुख्य संगठन कर्ता बनाया गया। आइए देखने की कोशिश करते हैं कांग्रेस के शुरुआती दिन, यानी जो कांग्रेस बनी 1885 में, उसके शुरुआती दिन में क्या क्या हुई थी। कांग्रेस अपने शुरू के दिनों में राष्ट्रीय चेतना के फैलाव का हर संभव प्रयास करना चाहती थी, क्योंकि अंग्रेज प्रशासक भारत को राष्ट्र के रूप में मानते ही नहीं थे। तो कांग्रेस जो थी अपने शुरू के दिनों में क्या करते थे, राष्ट्रीय चेतना यानी नेशनलिज्म को फैलाव का हर संभव यानी प्रयास करना चाहती थी, क्योंकि अंग्रेज जो प्रशासक थे यानी ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वो भारत को यानी राष्ट्र के रूप में नहीं मानते थे, यानी नेशनल के रूप में नहीं मानते थे। वे सिर्फ भारत को एक भौगोलिक शब्दावली के रूप में परिभाषित करते थे, यानी कि वे सिर्फ क्या करते थे, ब्रिटिशर भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल एक तरह से वर्ड के रूप में यानी उसको परिभाषित करते थे, क्योंकि भारत उनकी नज़र में अलग अलग धर्मों, संप्रदायों, जातियों एवं भाषियों का समूह था। कांग्रेसी नेताओं ने इसका खंडन नहीं किया, बल्कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोखले, तिलक आदि नेताओं ने भारत को बनता हुआ राष्ट्र बताया। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे जो ब्रिटिशर क्या मानते थे कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, वो एक तरह से भौगोलिक शब्दावली के रूप में परिभाषित करते थे, यानी ज्योग्राफिकल वर्ड के रूप में बताते थे। कांग्रेसी नेताओं ने इसका खंडन नहीं किया, बल्कि क्या सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोखले और तिलक ये तीनों नेताओं ने भारत को बनता हुआ राष्ट्र यानी उभरता हुआ राष्ट्र बताया। कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि भारत की सांस्कृतिक विभिन्नताओं को देखते हुए सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय एकता की कोशिश की जाए। कांग्रेस के जो नेता था उनका मानना था कि भारत की जो सांस्कृतिक जो विभिन्नता है, जो डाइवर्सिटी है, उसको देखते हुए सावधानीपूर्वक जो राष्ट्रीय की एकता को कोशिश की जानी चाहिए, यानी यूनिटी यानी नेशनलिज्म, राष्ट्रीय की एकता की कोशिश की जाए। यह तय किया गया कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बारी बारी से देश के भिन्न हिस्सों में आयोजित किया जाए। और इसके बाद क्या किया गया, तय किया गया कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन यानी ईयरली, साल भर में एक अधिवेशन होता था, ठीक है, बारी बारी से देश के भिन्न यानी डिफरेंट हिस्सों में यानी पार्ट में यानी जगहों में यह आयोजित किया जाता था, जहाँ पे हर जगह से लोग आते थे और उनको सुनते थे, और वहाँ पे एक अध्यक्ष को चुना जाता था उस अधिवेशन के लिए, और वह अध्यक्ष होता था जो कि वहाँ का नहीं हो, यानी उस क्षेत्र का ना हो, मतलब जिस क्षेत्र में हो रहा है, यानी मुंबई में अगर कोई अधिवेशन चल रहा है तो मुंबई का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, यानी दूसरे जगह का अध्यक्ष होना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बारी बारी से देश के डिफरेंट जगहों पे अधिवेशन किया, और वहाँ पे अध्यक्ष एक होते थे, और वह अध्यक्ष वह होते थे जो कि वहाँ के नहीं होते थे, यानी दूसरे जगह के होते थे। कांग्रेस ने यह तय किया कि किसी भी प्रस्ताव को पारित करने में अल्पसंख्यकों के विचारों का ध्यान में रखा जाए, ताकि काउंसिल में उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या आबादी के अनुपात से कम न हो।
यानी कांग्रेस ने तय किया कि किसी भी प्रस्ताव को पारित यानी कि लाते हैं यानी पारित करते हैं तो अल्पसंख्यक यानी जो माइनॉरिटी है उसके विचार को ध्यान में रखना है यानी रखा जाए। काउंसिल में उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या यानी जो जीत कर आते हैं उनकी संख्या आबादी के अनुपात से कम ना हो। शुरुआती दौर से ही राष्ट्रवादी नेता धर्मनिरपेक्षता के प्रबल पक्षधर थे। यानी शुरुआती दौर में यानी जो शुरुआत हुई थी उस दौर में राष्ट्रवादी नेता जो थे वो धर्मनिरपेक्षता यानी कि जो सेकुलरिज्म जो बोलते हैं उसके प्रबल पक्षधर थे। कांग्रेस यह भी चाहती थी कि राजनीतिक कार्यकर्ता संगठित होकर अखिल भारतीय स्तर पर अपनी गतिविधियां चलाए। कांग्रेस यह चाहती थी कि राजनीतिक कार्यकर्ता जो है राजनीतिक जो पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता हैं वो संगठित होकर एक तरह से मिलकर अखिल भारतीय यानी कि एक तरह से उच्ची लेवल पे भारतीय स्तर पर गतिविधियां चलाए। कांग्रेस में शुरुआती दिनों में बिहार के प्रतिनिधि कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार से कोई प्रतिनिधि तो शामिल नहीं था, लेकिन कलकत्ता के दूसरे अधिवेशन 1886 में कुल 16,000 रुपए खर्च हुए, जिसमें 2500 रुपये का सहयोग अकेले दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह द्वारा किया गया। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि कांग्रेस की स्थापना जब हुई उस समय बिहार के कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे, लेकिन कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ। यानी 1885 में तो हुआ बम्बई में, 86 में कहाँ होगा, कलकत्ता में होगा। वहाँ पे 16,000 रुपये कुल खर्चे होते हैं, जिसमें से 2500 रुपये का योगदान यानी सहयोग करते हैं अकेले दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह के द्वारा किया जाता है। हथुआ एवं डुमराव महाराज ने भी सहयोग प्रदान किया। द्वितीय अधिवेशन में डेलीगेट के रूप में बिहार से शालीग्राम सिंह एवं विश्वेश्वर सिंह कुल्हड़िया स्टेट, जिसके नाम पर ही बीएन कॉलेज है। तो देखिए द्वितीय अधिवेशन में डेलीगेट के रूप में बिहार से कौन कौन गए थे, तो शालीग्राम सिंह, विश्वेश्वर सिंह, कुल्हड़िया स्टेट, वो स्टेट से आते थे विश्वेश्वर सिंह, जिनके नाम पे आज के डेट में बीएन कॉलेज है जो कि पटना में स्थिर है, शामिल हुए थे। पूर्णेंदु नारायण सिन्हा एवं गजाधर प्रसाद जो पेशे से वकील थे। गोपाल कृष्ण गोखले, जहां तक हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करनी चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए ताकि धर्म, जाति और वर्ग की विभिन्नताओं को परे रखकर वे एकजुट हो सके। तो गोपाल कृष्ण गोखले का यहाँ मानना था कि जहाँ तक हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में यानी मोर पीपुल यानी लोगों में क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय चेतना को जगाना चाहिए यानी पैदा करना चाहिए, बताना चाहिए, उजागर करना चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए ताकि जो धर्म, जाति और वर्ग यानी जो, क्योंकि हमारे कंट्री में वेरियस डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे अलग अलग धर्म और जाति और वर्ग के लोग रहते हैं, तो ये सब विभिन्नताओं को देखते हुए कि ज़्यादा फोकस होना चाहिए, राष्ट्रीय चेतना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए ताकि हमारा धर्म, जाति और वर्ग के विभिन्नताओं को परे रखकर यानी अलग रखकर हम एकजुट कर सके लोगों को। शुरू में कांग्रेस के लिए जन आंदोलन, लामबंदी आदि चलाना नामुमकिन था, अतः इन्होंने राजनीतिक चेतना जमाने और जनमत बनाने के लिए मध्यम वर्गीय लोगों से संपर्क शुरू किया जो धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंचा। तो शुरू में बताया जा रहा है कि कांग्रेस के लिए जन आंदोलन, लामबंदी यानी लंबा चलाना नामुमकिन था, लेकिन राजनीतिक चेतना जगाने और जनमत बनाने के लिए मध्यम वर्गीय यानी मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उनसे संपर्क शुरू किया जो कि धीरे धीरे आम लोगों में पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, आइए देखने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ एक राजनीतिक संगठन के रूप में इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं से अपने शासकों को अवगत करा सके। तो दादा भाई नौरोजी का मानना था कि हम जो संगठित हुए हैं यानी इकट्ठे हुए हैं वो राजनीतिक संगठन के रूप में इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम राजनीतिक आकांक्षाओं से अपने शासकों को यानी जो रूल कर रहे हैं उनको अवगत करा सके कि कहाँ कमी है, कहाँ पे क्या कमी है, कहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को बता सके।
WC बनर्जी, कांग्रेस का उद्देश्य भाईचारे के माध्यम से भारतीय जनता के बीच सभी तरह के जाति, वर्ग और क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों को समाप्त करना और देश के लिए काम करने वाले के बीच भाईचारे और दोस्ती का और मजबूत बनाना। तो WC बनर्जी का ये मानना था। WC बनर्जी वहीं थे जो फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगर फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पूछा जाए तो डॉक्टर A.O. ह्यूम, जो कि रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे, अंग्रेज थे एक तरीके से, और WC बनर्जी थे जिनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी जिनका पूरा नाम था, और ये पहले क्या थे, अध्यक्ष थे। कांग्रेस के नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि हम एक राष्ट्र और उपनिवेशवाद हमारा दुश्मन, इसी दुश्मन के खिलाफ हमारा संघर्ष है। तो कांग्रेस के नेता जो थे वो लोगों यानी पब्लिक को समझाने की कोशिश की कि हम एक राष्ट्र है, यानी हम एक राष्ट्र है और उपनिवेशवाद यानी उपनिवेशवाद हमारा दुश्मन है, जो कि कौन थे, ब्रिटिशर लोग थे। इसी दुश्मन के खिलाफ हमारा क्या है, संघर्ष है। यह सही है कि उस समय के नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कोई जन आंदोलन नहीं चलाया, लेकिन उन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ वैचारिक लड़ाई की शुरुआत अवश्य की। कांग्रेस ने तत्कालीन राजनीतिक विचारधाराओं, सामाजिक वर्गों और समूहों को अपने साथ जोड़कर राष्ट्रवाद को आंदोलन के रूप में स्थापित किया। तो कांग्रेस ने तत्कालीन राजनीतिक जो विचारधाराओं यानी कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो होता है और सामाजिक वर्गों और समूहों को अपने साथ जोड़कर यानी इकट्ठा कर राष्ट्रवाद को आंदोलन के रूप में स्थापित किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपने प्रारंभिक अवस्था में लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष आंदोलन की आधारशिला रखी। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि जो प्रारंभिक अवस्था थी, जो शुरुआती दिनों में थी, वहाँ पे कांग्रेस ने लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलरिज्म आंदोलन की आधारशिला रखी। यानी धर्मनिरपेक्ष यानी बहुत तरीके के हमारे देश में क्या है, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। जनता में राजनीतिक चेतना पैदा की और उसे राजनीतिक रूप से शिक्षित किया। यानी जनता में राजनीतिक चेतना पैदा किया और लोगों को क्या किया, राजनीतिक रूप से यानी एजुकेटेड यानी नॉलेज दिए। अपने प्रथम 20 वर्षों में कांग्रेस ने आंदोलन की जमीन तैयार करने का काम किया। यानी प्रथम यानी पहली 20 साल में कांग्रेस ने क्या किया, आंदोलन के लिए ज़मीनी एक तरह से तैयार किया, यानी लोगों में एक तरह से फैलाया उस चीज़ को। ठीक है गाइज, तो यहाँ तक हम रखते हैं, छोटी सी वीडियो रखते हैं जिससे आपको क्या होगी कि आप इसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कांग्रेस की शुरुआती दिनों में कैसे कैसे इनको क्या क्या चीज़ करना पड़ा, और कांग्रेस में शुरुआती दिनों में बिहार के प्रतिनिधि कैसे थे, कैसे जो BN कॉलेज जिनके नाम पे बना है उनके बारे में जानने की कोशिश की, जिनका नाम विश्वेश्वर सिंह है। कैसे वहाँ पे दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर प्रसाद थे, जो कि यानी कितना 2500 रुपये उन्होंने दिया था, और ये दूसरी अधिवेशन कलकत्ता में हुई थी जो कि 1886 में। और कैसे कांग्रेस बनी थी, तो ये सब चीज़ के कुल मिलाकर हमने जानने की कोशिश की। तो आपसे आग्रह है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।